तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग कुछ ऐसा प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ईदगाह। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा प्रश्न लोग एक एक करके देखेंगे, साथ ही आपका और दूसरा चैप्टर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है ईदगाह से कि प्रेमचंद्र की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। तो देखिए प्रेमचंद की सभी कहानियाँ हैं वो आपका मानसरोवर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है मानसरोवर आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, जो ईदगाह कहानी है इसके लेखक अगर बात कर सकते हैं तो वो प्रेमचंद है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो हम सभी को पता है ईद का त्यौहार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 जो दिखाई दे रहा है सी ईद आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। कौन सा त्यौहार? ईद का त्यौहार। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गई। तो देखिए उनका जो मृत्यु हुआ था हैजे के कारण से हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है हैजा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न की। और देखिए चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र, ठीक है, जो हामिद था उसका दादी का क्या नाम था। तो देखिए हम सभी को पता है जो मुख्य पात्र हामिद था उसकी दादी का नाम था अमीना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। क्या नाम था? अमीना। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि हामिद की दादी अमीना, ठीक है, अमीना नाम है, ठीक है, और ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देता है। तो देखिए हम सभी को पता है जो उसके दादी हैं अमीना, ये बात आप लोग याद रखिए नाम को, और हामिद नाम भी याद रखिए। और पैसा अगर बात कर सकते तो उसे 3 पैसे दिए थे। कितने पैसे? 3 पैसे, जिससे वो क्या करता था? चिमटा खरीदा था। ठीक है, तो हामिद को कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और देखिए छठा प्रश्न पूछा रहा कि ईदगाह के मेले में सभी बच्चे मिठाई और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा। तो मैंने अभी बताया चिमटा खरीदा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा चिमटा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। देखिए 7वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह है। तो देखिए ईदगाह एक कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। क्या है? कहानी है। चलिए बात करते हैं 8वां प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे, ठीक है, बड़ों जैसी समझदारी पैदा हो जाता है, किस रीजन से। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है आपको अभाव के कारण से। और इसमें किसके बारे में बताया गया? हामिद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई देता है हामिद आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभाव के कारण से हामिद को जो समझदारी है वो बड़ों जैसे होने लगी। ठीक है, ना तो वो मिठाई खरीदता है, ना वो कुछ खिलौने वगैरह खरीदता है, वो चिमटा खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसका उस वो परिस्थिति को देखते हैं, वो बातें को समझने लगे, वो बड़े जैसे वो व्यवहार करने लगे, तो अभाव के कारण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा हामिद आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और देखिए 9वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परिवार जो परिवश हुई थी उसे कौन क्या था? उसका लालन पालन। ठीक है, तो सारा का सारा उसका दादी की थी। कौन की थी? दादी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा उसका दादी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उनका जितना भी लालन पालन हो, जैसे परवरिश हो, उसकी दादी ने की थी। चलिए अगला बात करते हैं 10वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा है कि ईदगाह कहानी में पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था। तो देखिए हामिद का जो पिता था उसका नाम था आबिद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा ए आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात करें तो 11वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा। तो देखिए ये जो वाक्य कहा था वो कहा था मोहसिन ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है मोहसिन आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12वां प्रश्न की। और आपका ईदगाह कहानी का लास्ट आपका अंतिम क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट है वो है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बचपन में बड़े जैसे समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है। तो देखिए ये जो बड़े जैसे समझदारी होती है वो अभाव के कारण से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभाव की वजह से वो बड़े जैसे समझदारी होने लगती है। तो इसी प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो समाप्त होता है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न को। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन, जिसका लेखक है अमरकांत जी। ठीक है, आप क्या कीजिए लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, फटाक से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं 5 मिनट का बनवाऊंगा मैं, तुरंत आपका याद हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न
बनता है कि दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है। तो देखिए ये एक कहानी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये है ना दोपहर का भोजन वो कहानी है। चलिए अगला बात करते हैं दूसरा प्रश्न की, और पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र गरीब के एहसास को, ठीक है, मुखर नहीं होने देता और उनकी आँच में अपने परिवार की बचाते रखता है। तो देखिए ये जो करती है वो सिद्धेश्वरी करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है सिद्धेश्वरी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इस पाठ के मुख्य पात्र अगर बात कर सकते हैं तो सिद्धेश्वरी ही होगी। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन, ठीक है, किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, वो कर रहा था हाई स्कूल का, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है बी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन, ठीक है, कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़का का क्या नाम था। तो देखिए सबसे छोटा जो लड़का था जो 6 माह का था, ठीक है, उनका नाम था प्रमोद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा प्रमोद सबसे छोटा लड़का था, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। तो देखिए वो क्यों लेट गई, क्योंकि देखिए उन्होंने कुछ न खाया था न कुछ पिया था, ठीक है। वो की लास्ट में क्या की कि वो खाली पेट में पानी पीने लगी, और पानी पीने से कलेजे में लगने लगा, इसी कारण से वो गिर गई, ठीक है। गिरी नहीं मतलब लेट गई उसके बाद। तो कैरेक्टर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं छठा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति में घर की कैसी अवस्था को संकेत मिलता है। तो दरिद्रता का संकेत मिलता है, ठीक है। तो करेक्टर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सातवां प्रश्न की, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। तो मैंने ऊपर में अभी बताया जो दोपहर के भोजन है इसके लेखक है अमरकांत जी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है अमरकांत आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो देखिए वो जो कहानी अभी मैंने जो भी आप पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन वो निम्न मध्य वर्ग का, ठीक है, गरीब वर्ग के बारे में बताया गया है। यानी कि करेक्टर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है ठीक है, निम्न मध्य वर्ग आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो चलिए बात करें तो 9वां प्रश्न की, पूछा जा रहा है कि सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो देखिए वो जो सीख रहा था प्रूफ रीडिंग का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं 10वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है। तो देखिए उनका जो पति का नाम था वो नाम था आपका मुंशी चंद्रिका प्रसाद, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा ए आपका सही सा उत्तर हो जाता, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बात करते हैं तीसरा चैप्टर का, और हमारे चैप्टर का नाम है टॉर्च बेचने वाला, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ईजी भी है। चलिए इसके भी प्रश्नों को बात कर लेते हैं। तो देखिए टॉर्च बेचने वाला जो है और उसके लेखक की बात कर सकते हैं, तो उसके लेखक है हरिशंकर प्रसाद जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके प्रश्नों को, और यहाँ पे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला किस शैली की रचना है। तो देखिए टॉर्च बेचने वाला जो है वो आपका व्यंग्यात्मक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। व्यंग के माध्यम से आप सभी को इसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न की, और दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार, ठीक है, किस पर प्रहार किया। तो देखिए टॉर्च जो यहाँ प्रतीक है इस माध्यम से लेखक ने आपका जो भ्रष्टाचार है इस पर भी प्रहार किया है, और आस्था के बाजारीकरण पर भी, यानी कि ए और बी दोनों ही आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है। तो मैंने ऊपर में अभी बताया हरिशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला व्यंग रचना में
ठीक है, चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड का टॉर्च बेचता था? तो देखिए हम सभी को पता है जो टॉर्च था वो सूरज छाप का था। ठीक है, तो सूरज छाप टॉर्च आपका ऑप्शन नंबर 1 सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा छाप का था? वह आपका सूरज छाप का टॉर्च बेचता था। चलिए बात करते हैं 5वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग किया गया? तो देखिए हम सभी जानते हैं 2 मित्र था और दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है 2 मित्र आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6ठा प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां ठीक है उसे दोस्त मिलना था? तो देखिए वो जो 2 मित्र थे उन्होंने जो बात किया था कि हम इसी स्थान पे आज से 5 वर्ष बाद फिर से मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है वायदे के मुताबिक उन्होंने 5 साल बाद मिला, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने दोस्त के साथ रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपने टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी? तो देखिए इससे एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि नदी पे पेटी फेंका था किसका? टॉर्च का। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया सकता है एग्जाम में, याद रखिए। और किस दिन फेंका था? वो तीसरे दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है तीसरे दिन आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाला का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? तो देखिए जनता के मध्य वो आपका साधु भी था, ठीक है, दार्शनिक भी था और संत भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है डी उपयुक्त सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार बात करेंगे 9वां नंबर प्रश्न की, और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा रहा कि भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी ठीक है अंत ज्योति ठीक है जलाने की बात करते हैं? तो देखिए वो जो कहते हैं आस्था का मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखा दे रहा है आस्था का मंदिर आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्र से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो देखिए वो जो लग रहा था फिल्मी संतों को जैसा लगता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है जो 3 दिखाई दे रहा फिल्मी संत आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो 1 से लेकर 3 का चैप्टर रहा वो आपका क्लियर होता है। अब बात करेंगे चौथा चैप्टर का, और चौथा जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है गूंगे, जिसके लेखक हैं रांगे राघव जी। ठीक है, चलिए गूंगे से पहला आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गूंगे किस विधा की रचना है? तो देखिए गूंगे भी एक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है कहानी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे दूसरा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में ठीक है व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो देखिए वो जो रेखांकित किया गया इसके माध्यम से दिव्यांग को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है दिव्यांग आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप सबने हल्का हल्का चैप्टर को पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो मैं जो अभी बता रहा हूँ सारा का सारा आप प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गूंगे कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए गूंगे कहानी के लेखक है वो आपका रांगे राघव जी। ठीक है, आप क्या कीजिएगा जितने भी लेखक हैं सारा का सारा कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्यार से कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत आपका वीडियो बना दूंगा। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, सारा का सारा आपका करवा दूंगा जितना भी आपका लेखक वगैरह रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसके जो लेखक है गूंगे कौन है? रांगे राघव जी। चलिए आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न की। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संदेश दिया? तो वह दिया था कि मैं मेहनत का खाता हूँ। ठीक है, मेहनत की खाता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 5वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, यह कथन किनका है? तो देखिए ये जो कथन है वो कथन है चमेली का। ठीक है, चमेली का कथन है कि दुनिया अब कहती है कि उनका घर को अब अजायब घर के नाम से जाना जा रहा है। चलिए अगला बात करते हैं 6ठा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों रे तूने चोरी की? यह ठीक है प्रश्न गूंगे से किसने पूछा? तो देखिए ये जो प्रश्न पूछे थे चमेली ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है चमेली आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चमेली ने गूंगे से पूछा क्यों रे तूने चोरी की? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। देखिए 7वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में ठीक है काकल तनिक ठीक नहीं हुआ तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है चमेली आपका हो जाएगा। ठीक है, किसने? चमेली ने।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि गूंगे को किसने पाला था। तो देखिए गूंगे जो है, गूंगे का जो पालन हुआ था वो पालन किए थे उसके बुआ और फूफा ने। भले मारती थी लेकिन इसका पालन पोषण उनका बुआ और फूफा ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गूंगा का लालन पालन कौन किया था, उसके बुआ और फूफा ने। चलिए अगला बात करेंगे प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चड़प दिया। तो देखिए खेलते खेलते जो गूंगे को चड़प दिया था वो दिया था बसंता ने। ठीक है, किसने मारा था, बसंता ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बसंता आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बसंता आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो 1 से लेकर 4 तक का चैप्टर समाप्त होता है। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, जिसके लेखक हैं सुधा अरोड़ा जी। ठीक है, चलिए ये जो चैप्टर है यहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे सारा का सारा प्रश्न देखते हैं। पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है। तो देखिए इसके लेखक है सुधा अरोड़ा जी। आप क्या कीजिए, फटाफट सारा का सारा याद कर लीजिए। तो ज्योतिबा फुले का कौन लेखक है, सुधा अरोड़ा जी। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की, और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। तो आज के समाज से यह प्रेरणा मिलती है कि स्वार्थ सिद्ध के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देना प्रमाण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिना स्वार्थ का सेवा करें आदमी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे, और आपका तीसरा जो आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि ज्योतिबा फुले की जीवनी में, ठीक है, लेखिका ने ज्योतिबा फुले को उनकी पत्नी द्वारा समाज से किस कार्य का उल्लेख किया है। तो देखिए वो कार्य के लिए उल्लेख किया है वो आपका शिक्षा संबंधी कार्य के लिए भी, और साथ ही साथ आपका समाज सुधार कार्य के लिए भी, और धार्मिक रूढ़िवादियों के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखा दे रहा है यह सभी के सभी के लिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। देखिए वो जो कार्य करती थी वो शिक्षा संबंधी के लिए भी और समाज के सुधार के लिए भी। और रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुरानी परंपराएं आ रहा है कि तुम्हें मैं बैठने नहीं दूंगा, तुम नीचे जाति के हो तो मुझे तुम सटने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ बैठ नहीं सकते हो, ये है आपके रूढ़िवादी सोच। ठीक है, जो पुराने बातों को मानते आ रहे हैं, तो इस पर ही वो लोग प्रतिबंध लगाते, विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सभी के सभी सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे चौथा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम है। तो देखिए सभी को पता है ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा, सावित्री आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 5वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले के, ठीक है, मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है। तो देखिए वो जो है आपका ये सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। ज़्यादातर तो गुलामगिरी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही देखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी के सभी ही हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे छठा प्रश्न की, पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ। तो देखिए ज्योतिबा फुले का जो विवाह हुआ था यानी कि शादी हुआ था वो था 1840 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाएगा, कब, 1840 में। तो चलिए बात कर लेते हैं 7वां प्रश्न की, पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले का बहुचर्चित ग्रंथ, ठीक है, श्वेतक्र यांचा आसुड कब रचना किया गया। ठीक है, तो इसकी जो रचना किया गया था, रचा गया था, वो गया था आपका 1883 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, 1883 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वां प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता, ठीक है, जाति के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले में क्या उपाय दिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है, अस्पृश्यता जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन करना। देखिए अगर शिक्षा होगा तो सबका समाधान होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से, ठीक है, कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए महात्मा की उपाधि से जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1888 में। कब, 1888। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 जो दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब सम्मानित किया गया था, 1888 में। चलिए अगला देखिए 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। तो देखिए वो जो स्थापना की थी वो किसी सत्य शोधक समाज की, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, पूछा जा रहा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य
धर्मी हो ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? तो ज्योतिबा फुले ने ऐसे परिवार को आदर्श परिवार कहा है। कौन सा परिवार? आदर्श परिवार। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब खुली थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1848 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है 1848 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो ये चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। अब बात करेंगे खानाबदोश चैप्टर की। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ठीक है, खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो देखिए खानाबदोश के जो लेखक है वो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और जिन्होंने यूज किया है वो क्या है? श्रमिक वर्ग की विडंबना को। ठीक है, यानी कि मजदूर वर्ग। ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि खानाबदोश किस विधा की रचना है? तो ये भी आपका कहानी है, यानी कि कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए इसका जो मुख्य पात्र बात कर सकते हैं, मेन जो आपका हीरो का बात कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सुकिया। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 जो दिखाई दे रहा है सुकिया आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करेंगे चौथा प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानो को क्या कार्य करते थे? ठीक है, तो देखिए वो जो कार्य करते थे हम सभी को पता है, ईंट पाटते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा बी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुकिया और उनकी पत्नी ये सारे के सारे क्या करते थे? ईंट पाटते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भट्ठा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया? तो देखिए सेवा टहल का जो काम दे दिया था वो दिया था किसनी को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखा दे रहा है ये आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं छठा प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी की मुख्य पात्र सुकिया और मानो को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? तो देखिए इन दोनों का जो लक्ष्य था वो था आपका पक्की ईंटों से घर बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है बी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनका एक ही लक्ष्य था कि उसका घर हो वो पक्की ईंटों का हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सातवां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि सूबे सिंह के अर्दली ने किसे नशे की लत लगा दी थी? तो जो लत लगाई थी वो लगाई थी महेश को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा महेश आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति का है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा बिलासी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 जो दिखाई दे रहा सी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी में भट्ठे का ठेकेदार कौन है? तो देखिए इसका जो ठेकेदार है हम सभी को पता है मुख्तार सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है मुख्तार सिंह आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक कौन है? तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है मुख्तार सिंह आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि खानाबदोश कहानी के अनुसार भट्ठे का, ठीक है, भट्ठे पर सबसे खतरे वाला काम क्या है? तो देखिए सबसे खतरे वाला जो काम था वो आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है मेरी पर काम करना आपका सही से उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिमवा चैप्टर जिसका नाम है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आज का अंतिमवा चैप्टर है, इससे भी जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? तो देखिए यह एक भाषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भाषण सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? तो देखिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इस पाठ के लेखक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बात कर सकते हैं रेलगाड़ी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? वो की थी रेलगाड़ी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर रेलगाड़ी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, आकर्षक भाषण कहाँ पर दिया?
तो देखिए ये जो भाषण दिया था वो दिया था बलिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है बलिया के ददरी मेले में दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे चौथा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से कहा कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, ठीक है। तो वो जो आपका कहा था ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है बिना इंजन के न चले सकने के कारण, ठीक है। ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है 4 बिना इंजन के ना चलने सकने के कारण, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना है। तो देखिए वो अनिवार्य जो माना है जनसंख्या नियंत्रण भी, और श्रम की महत्व भी, और आपका सत्य भावना भी। तो करेक्ट आंसर ये सभी ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में, ठीक है, रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की है। तो देखिए वो आपका हो जाएगा अकबर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है अकबर आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है। तो देखिए इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपके सही से उत्तर हो जाए, ठीक है। यानी कि पूजा भोजन झूठ गप ये सारे के सारे आपके सही से उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 11वां नंबर प्रश्न जो आपको पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में, ठीक है, मर्दुमशुमारी शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए इसका जो अर्थ है वो आपको बताना है। इसका अर्थ है जनगणना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 जो दिखाई दे रहा है सी जनगणना आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न और वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक की रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो हिंदी का जो अंतरा बुक होता है इसका जितना भी प्रश्न रहता है वो समाप्त होता है। इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका जो अंतराल वाला बुक है, यानी कि और एक बुक जो है आपका सेकेंड बुक, वो वाला बुक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा मैं वीडियो में करवा दूंगा। साथ ही क्या कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप आंसर मिला लीजिएगा आके, ठीक है। और क्या कीजिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं, और सारे जो भी हमारे मॉडल पेपर नहीं देखे तो मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में हम लोग जय हिंद जय भारत।